दोस्तों, दीपक सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर वह घुसता है तो देखता है कि वहां पर 3 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 लोग पुरुष हैं और एक महिला है। लेकिन दीपक महिला को देखकर एकदम से सहम सा जाता है और बहुत ज्यादा सोचने लगता है। लेकिन फिर इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है और अपना इंटरव्यू देता है। दोस्तों, उस दिन दीपक का इंटरव्यू जो है वह बहुत अच्छा गया था। दीपक बहुत सारे सवालों का सही जवाब दिया था। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल से वह बाहर की तरफ आता है, तभी जो महिला उसका इंटरव्यू ले रही थी, दोस्तों, वह महिला दौड़ते हुए दीपक के पास आती है और दीपक से कहती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? क्या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं, कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। तब दीपक उससे कहता है कि हां, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप बोलो क्या बात है। तब वह महिला दीपक के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है। दोस्त, आखिर वह महिला कौन थी और वह महिला दीपक के सामने रो क्यों रही थी? और दोस्तों, वह दीपक से बात क्यों करना चाहती थी? आखिर क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वहीं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, आज की यह कहानी नोएडा की है और नोएडा के अंदर दीपक और प्रीति, ये दोनों पति और पत्नी एक साथ रहते थे। दोस्तों, दीपक के माता पिता भी इन दोनों के साथ में वहीं पर रहते थे। दीपक के पिताजी एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और उनको अच्छा खासा पेंशन मिलता था। दोस्तों, दीपक जो था उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और जो प्रीति थी उसकी पत्नी, वह अभी नई नई अपनी ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी। और दोस्तों, उसको आए हुए 15 दिन ही हुए थे। लेकिन दोस्तों, 15 दिनों तक सब कुछ ठीक था। लेकिन प्रीति अपने घर परिवार को संभल नहीं पाती है। संध्या को सिर्फ इस बात का घमंड था कि उसके माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है और वह वहां पर नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं आई है। प्रीति सोचती थी कि वह दिन रात वहां पर अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने बहुत सारा दहेज दिया है दीपक को। प्रीति ना तो अपने पति की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर के बातों को मानती थी दोस्तों, यहां तक कि जो प्रीति थी वह किसी का कहा भी नहीं मानती थी और ना ही किसी का कहा सुनती थी। पहले तो दीपक सोचता है कि चलो, अभी नई नई शादी हुई है तो 1-2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि कोई भी यही सोचेगा। लेकिन दोस्तों, जब 2-3 साल का वक्त और गुजरता है, तब जो प्रीति है वह प्रीति दीपक और दीपक के घर वालों के ऊपर और भी ज्यादा रौब जमाने लगती है और भी ज्यादा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि प्रीति की मां जो भी कुछ उसको सिखाती थी, जो प्रीति थी वो ठीक वैसा ही करती थी और अपने सास ससुर और अपने पति की बातों को नहीं मानती थी। दोस्तों, जो दीपक था वह कभी कभी कोई काम उससे कहता भी था तो प्रीति उस काम को नहीं करती थी और दीपक से कहती थी कि देखो, यहां पर मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूं, यहां पर मैंने आने के लिए बहुत सारा दहेज दिया है, इसीलिए मैं यहां पर रानी बनकर रहूंगी। अगर तुमको काम करवाना है तो तुम घर पर एक नौकर रख लो और घर का मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। अब दोस्तों, इस तरीके की जो बातें हैं वह प्रीति हमेशा दीपक से कहती रहती थी। लेकिन दीपक हमेशा प्रीति को समझाता था और कहता था कि देखो प्रीति, यह जो घर है वह तुम्हारा है और जिंदगी भर तुमको इसी घर में रहना है और इसी घर को संभालना है। अगर तुम इस तरीके से करोगी तो हमारा जो घर है वह तो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम घर का देखभाल नहीं करोगी तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? हमारे जो माता पिता हैं वह लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो दीपक था वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। ना तो उसका कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी। दोस्तों, इसीलिए दीपक चाहता था कि जो प्रीति है वो उसके माता पिता की देखभाल करें और उनकी सेवा करें, क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, प्रीति अपने सास ससुर को हमेशा
उल्टा सीधा बोल दिया करती थी। और सेवा करना तो दूर की बात है दोस्तों, जो दीपक था वह भी सरकारी नौकरी करना चाहता था और अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरा कर चुका था। और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का जो फॉर्म है वह उसको भर चुका था, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला था, जिस वजह से वह घर पर ही रहता था और अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपनी पत्नी की देखभाल करता था, घर का काम करता था और इधर उधर फॉर्म भरता था और सोचता था कि कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। और जाहिर सी बात है कि हर लड़के यही सोचते हैं। दोस्तों, दीपक की जो पापा थे वह पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे, तो उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे से घर का पूरा खर्च निकल जाया करता था और परिवार के जो लोग थे वह सभी लोग हंसी खुशी रह लेते थे। किसी को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता था, सब कुछ आराम से हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों, जो प्रीति थी ना, उसका जो स्वभाव था वह दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और प्रीति की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तभी दोस्तों, एक दिन जो दीपक है वह प्रीति के पास जाता है और प्रीति से कहता है कि प्रीति देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा जो घर है वह सारा का सारा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो घर है वह बर्बाद हो जाए। आज तुमको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद से तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर नहीं रहोगी। तभी दोस्तों, जो प्रीति है वह अपने रूम में जाती है और अपनी मां को फोन करती है और अपनी मां से बोलती है कि मां देखो, दीपक उसको ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तब दोस्तों, जो प्रीति की मां थी वह प्रीति से कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम वह घर छोड़कर घर वापस अपने यहां पर चले आओ, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों, इस तरीके से जो प्रीति है वह दीपक का घर छोड़ देती है और अपनी मां के पास चली जाती है। अब दोस्तों, दोनों लोग अपने अपने घर पर अलग अलग रहने लगते हैं। प्रीति जो थी वह बहुत अमीर घर की रहने वाली थी और उसका जो घर था ना वह बहुत ही बड़ा सा घर था। वह घर नहीं था बल्कि वह एक महल था और दोस्तों, उनके पास जमीन जायदाद भी बहुत ज्यादा था और प्रीति के पिताजी जी जो थे वह भी सरकारी नौकरी कर रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और जो दीपक है वह प्रीति को लेने के लिए कई बार उसके घर पर भी जाता है, उसको फोन भी करता है, फोन से बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों, प्रीति दीपक से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फोन पर बातचीत करती है, न ही उसके फोन का भी जवाब देती है। अब दोस्तों, प्रीति अपनी मां के कहने पर दीपक के ऊपर तलाक का केस डाल देती है और दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस केस का फैसला भी सुनाया जाता है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों, दीपक और जो प्रीति है ये दोनों लोग पूरे तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। इधर जो दीपक है वह अपने घर पर अकेले रहने लगता है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिर से भरने लगता है। इधर दोस्तों, जो प्रीति थी वह अपने मां के घर पर रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है, वह भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मौज मस्ती करने के साथ साथ वह दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से प्रीति की जिंदगी जो है अब गुजरने लगी है और दोस्तों, धीरे धीरे करके पूरे 5 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, इन 5 सालों के अंदर जो दीपक है वो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत किया था और कई जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ का रिजल्ट आया था और कुछ का रिजल्ट नहीं आया था। दोस्तों, दीपक जो था वो रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहा था। उसको भरोसा था कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका चयन हो जाएगा। तभी एक दिन उसके घर पर एक लिफाफे में चिट्ठी आती है। दरअसल वो उसका ज्वाइनिंग लेटर था और उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब दोस्तों, दीपक एक अच्छा सा सूट पहनकर अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तब दीपक को इंटरव्यू हॉल के अंदर बुलाया जाता है। जब दीपक उस हॉल के अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला है और दोस्तों 2 लोग पुरुष हैं। दीपक उस महिला को देखकर बहुत ज्यादा सहम जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है,
लेकिन फिर दीपक सोचता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है, तो इस नौकरी का इंटरव्यू में देकर ही यहां से जाऊंगा। ऐसे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि दीपक किसी भी कीमत पर उस नौकरी को पाना चाहता था। और जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी इधर उधर बिखर गई थी, तो वह नौकरी करना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। दोस्तों, जो महिला इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठी थी, वह महिला कोई और नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह महिला प्रीति ही थी। और प्रीति ही वह थी जिससे 5 साल पहले दीपक का तलाक हो गया था। और दोस्तों, जैसे ही दीपक प्रीति को एक बार उसको देखता है, तो थोड़ी देर तक एकदम से वहां पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाकर वहां पर बैठ जाता है। दोस्तों, वहां पर उसका जो इंटरव्यू है बहुत ही अच्छा जाता है। दीपक सभी सवालों का सही सही जवाब देता है और पूरे आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू वहां पर लिया जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तब दोस्तों दीपक ईंट हॉल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों प्रीति दौड़ते हुए दीपक के पास जाती है और उसके पास खड़े होकर दीपक से कहती है कि दीपक, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है क्या? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूं। मैं काफी दिन से तुमसे बात करने के लिए सोच रही थी। तब दीपक प्रीति से कहता है कि प्रीति देखो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम बताओ क्या बात है? तुमको जितना टाइम चाहिए तुम मेरा टाइम ले लो, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? तब प्रीति दीपक से कहती है कि देखो, मैं यहां पर खड़े होकर यह बात नहीं बता सकती हूं। मैं अकेले में बैठकर तुमसे बातचीत करना चाहती हूं। तब दीपक प्रीति को वहां से लेकर जाता है एक पार्क में, और वहां पर दोनों लोग बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। तभी प्रीति उसको देखकर रोने लगती है और दीपक से कहती है कि दीपक देखो, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जैसे ही दीपक प्रीति को रोता हुआ देखता है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यह वही प्रीति है जो पहले हमेशा घमंड में रहती थी, और आज यह मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफी क्यों मांग रही है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो यह पूरे तरीके से बदल चुकी है। तभी जो दीपक है वह प्रीति से कहता है कि देखो प्रीति, पहले तो तुम रोना बंद करो, और रही बात माफी की, तो देखो मैं तुमको बहुत पहले ही माफ कर चुका हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से आज मुझसे माफी मांग रही हो और मेरे सामने रो रही हो। तुम पहले तो ऐसी कभी नहीं थी। तुम हमेशा अपने रुतबे में रहती थी, हमेशा अपने घमंड में चूर रहती थी और कहती थी कि तुम हमेशा रानी की तरह रहोगी, रानी हो कि जिंदगी जियोगी, घर का काम नहीं करोगी, माँ बाप की मेरे सेवा नहीं करोगी, मेरे बाप की इज्जत नहीं करती थी। लेकिन आज तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? तब दोस्तों प्रीति दीपक से कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में जब तलाक हुआ था, तो तलाक होने का जो कारण है ना, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ ही मुझसे बोलती थी, इसीलिए मैं तुमसे तलाक ली थी। मेरी माँ मुझे जैसा सिखाती थी मैं ठीक वैसा ही करती थी। लेकिन 2 साल पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी है, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और मेरी माँ के जाने के बाद मेरे जो भैया और भाभी हैं, वह लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे भाव नहीं देते हैं और हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और मेरे पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, और वह भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। उस समय मुझे यह समझ में आ गया कि मैं जो भी ससुराल में तुम्हारे साथ कर रही थी, वो मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी जो माँ मुझे सिखाती है वह सब कुछ सही सिखाती है, और मेरी माँ जो कहती है वह मुझे करना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मुझे गलत सिखाती थी। लेकिन उसके जाने के बाद हकीकत क्या है, मुझे पता चला मुझे माँ हमेशा सिखाती थी और बोलती थी कि हम लोगों ने उनकी मांग पर शादी किया है, तुमको वहां पर बेचा नहीं है, और तुमको वह लोग वहां पर नौकरों की तरह काम करवाना चाहते हैं, तो हम लोग वहां पर दहेज दिए हैं। अगर वो लोग काम करने के लिए बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से बोल देना कि मैं वहां पर काम नहीं करूंगी। अगर तुम लोगों को काम करवाना है तो तुम लोग यहां पर नौकर रख लो। इस तरीके की बात जो है
मेरी माँ मुझसे बोला करती थी, इसलिए यह सारी बातें मैं तुमसे बोलती थी। लेकिन आज मुझे यह सब कुछ समझ में आ गया है और इसीलिए आज मैं तुमसे माफी मांग रही हूं। तब दोस्तों, जो दीपक है वह प्रीति की बातों को सुनकर थोड़ा सा सहम सा जाता है। तब प्रीति दीपक से कहती है कि देखो, उस दिन के बाद से जब मेरे भैया भाभी मेरी नहीं करते थे तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक नौकरी में मैंने अप्लाई किया था। और जो नौकरी यहां पर कर रही हूं, जो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, यह नौकरी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी है। ज्यादा दिन की नौकरी नहीं है और यहां पर मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। बस इतना पैसा मिल जाता है जिससे मैं अपना खर्च निकाल सकती हूं। अब दोस्तों, जो प्रीति थी वह दीपक से कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और देखो, आज भी मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूं। मैं भले से अपने माता पिता के घर पर रहती थी, लेकिन मैं जब तक तुमसे दूर रही हूं, मैं हमेशा तुमको अपना मानती थी और अपना समझती थी। वह कहती है कि वह अलग बात है कि हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा विवाद हुआ। अब दीपक जो है वह प्रीति की इस बात को सुनकर पूरे तरीके से एकदम से पिघल जाता है और दीपक प्रीति से कहता है कि देखो, अगर जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी, तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अब दोस्तों, उस दिन के बाद से दीपक अपना मोबाइल नंबर प्रीति को दे देता है और वहां पर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और फिर वहां से दोनों लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में अक्सर फोन पर कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। अब दोनों के बीच में एक बार फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाता है और इस बार जो दीपक है वह खुद प्रीति से बोल देता है कि प्रीति, क्या हम दोनों लोग फिर से एक बार एक साथ रह सकते हैं? तब जो प्रीति है वह दीपक से कहती है कि दीपक, देखो, यह बात मैं काफी दिनों से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन आज तुम खुद मुझसे यह बात कह रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। और मां के जाने के बाद से मैं बहुत ज्यादा अकेली हुई हूं। तुम तो जानती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब दीपक प्रीति से कहता है कि हां, अगर तुम घर पर आ जाओगी तो मेरे माता पिता भी तुमको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तब प्रीति दीपक से पूछती है, उसे कहती है कि हां, मां जी और पिताजी भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके होंगे और अब सही समय आ गया है अपने सास ससुर की सेवा करने का, क्योंकि जिंदगी की जो असली सच्चाई है, जिंदगी का जो असली मकसद होता है, वह मैं जान चुकी हूं और जब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी तब तक मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। इस तरीके की जो बातें हैं दीपक प्रीति की सुनता है तो एक बार फिर से उसके सामने पिघल जाता है और इस बार फिर से जो प्रीति है वह दीपक के साथ रहने लगती है और दीपक प्रीति के साथ रहने लगता है। और जो प्रीति है वह दीपक के माता पिता यानी कि अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उनकी सेवा भी करती है। और कुछ समय बाद दीपक जो है उसका ज्वाइनिंग भी हो जाता है और दीपक अपनी सरकारी नौकरी भी करने लगता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है, पिताजी का पेंशन भी उसको मिलता था, तो हंसी खुशी परिवार सभी लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।